नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टूलकिट मामले में आरोपी दिशा रवि ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, कई न्यूज चैनल्स पर कार्रवाई की मांग। किसान संगठनों का रेल रोको अभियान हुआ फ्लॉप, राकेश टिकैत की हुई टाई फिस्ट। अमित शाह की हुंकार से दहल गई ममता बनर्जी, कहा बंगाल में सरकार बनाते ही सीएए लागू करेंगे। राहुल और उद्धव का असली चेहरा आया सामने, महाराष्ट्र सरकार ने अडानी के हाथों बेचा दिल खोल। श्रीलंका ने इमरान खान को किया बेइज्जत, संसद में बोलने का न्योता देकर कैंसिल किया इवेंट। रुक करते हैं पहली खबर का। टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट में याचिका दायर करके व्हाट्सएप चैट को लीक किए जाने का विरोध किया गया है। मामले में अपने व्हाट्सएप चैट लीक किए जाने को अपनी प्राइवेसी, प्रतिष्ठा और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इसके साथ ही दिशा ने यह भी कहा कि उसके निजी चैट को मीडिया में जानबूझकर लीक किया जा रहा है। डॉक्टर मनीष, किन न्यूज चैनल्स पर कार्रवाई की मांग की गई है और दिशा रवि ने क्यों यह आरोप लगाया है? अजीब स्थिति है। कल तक तो यही कह रहे थे कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान की जो कोर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं, ये सरकार की पिट्ठू हो गई हैं, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, यहाँ पे कोई कानून नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल डेमोक्रेसी का हनन हो चुका है, हिंदुस्तान के अंदर में फासिज्म आ गया है। यही प्रोपेगेंडा करना चाह रहे थे ये लोग, लेकिन अब उसी कोर्ट के सामने जाकर ये नई पैतरेबाजी शुरू हुई है। और इसके साथ ही वो तमाम लोग, ये जो खान मार्केट गैंग है हिंदुस्तान का, ये जो वामपंथियों की जो टोली है, ये वाकई छाती पीटना शुरू कर दे कि ये तो दिल्ली पुलिस ने बड़ा गड़बड़ किया, व्हाट्सएप चैट लीक कर दिया, ये उसके प्राइवेसी का हनन हो गया। अब यही लोग जब अर्नब गोस्वामी का चैट बाहर आया था तो तालियां बजा रहे थे, डिस्को डांस कर रहे थे ये लोग कि देखो गद्दार हमने पकड़ लिया। दरअसल इनके चेहरे अब बेनकाब होने शुरू हो गए हैं और अब जब इनके रिश्ते पाकिस्तानी एजेंट्स, खालिस्तानी दलालों के साथ मिल रहे हैं, तब ये अब इन्हें हिंदुस्तान की अदालतें याद आ रही हैं। हिंदुस्तान में किस तरीके से सिटीजन्स के राइट्स हैं वो इनको ध्यान आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कोर्ट के अंदर इसका फैसला जो हो, लेकिन एक सवाल इन जैसे गद्दारों से ज़रूर पूछना चाहिए कि आप भारत के संविधान को इवोक करके ही आप इस तरह के अधिकारों की मांग तो कर रहे हैं अदालत में, लेकिन इसी संविधान में कुछ दायित्व भी दिए हुए हैं जिसे आपने बराबर ढंग से नहीं निभाया है। और ये जो आपने जो पूछा कि किन किन चैनलों के खिलाफ ये कार्रवाई करवाना चाहती हैं, तो इनमें वो तमाम चैनल्स हैं जो अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट को लीक करके खुशियां मना रहे थे। इसमें टाइम्स नाउ है, इसमें न्यूज़ 18 है और इसमें इंडिया टुडे, आज तक वाला चैनल भी है। यानी कि दिशा रवि की इस मांग के बाद अब पक्षपात करने वाले सभी लोगों के चेहरे भी उजागर हो गए हैं। वहीं किसान संगठनों का रेल रोको अभियान पूरी तरह से फ्लॉप रहा। राकेश टिकैत कल तक ये दावा कर रहे थे कि पूरे देश में किसान रेलवे ट्रैक पर आएंगे और हर राज्य में रेल की आवाजाही ठप हो जाएगी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसानों के नाम पर चंद पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स ने ट्रेन ट्रैक पर आकर ट्रेनों को रोकने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने भगा दिया। इस अभियान का असर पंजाब के कुछ इलाकों में तो देखने को मिला, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में इस अभियान को किसानों का समर्थन नहीं मिला। डॉक्टर मनीष, वैसे तो मैं बता ही चुकी हूं कि ये फ्लॉप रहा है, हमने भी कल बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि क्या माहौल देखने को मिला आज? माहौल क्या रहा ये तो पूरी दुनिया के सामने है कि ये पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। ट्रेनें टाइम से चल रही हैं, कहीं कुछ हुआ नहीं, लोगों की कोई सिंपैथी भी नहीं है, किसान भी साथ नहीं आए, और साथ आए तो कौन आए? तो कुछ जगहों पे 4-5 लाल लाल झंडा लेकर के वामपंथी संगठन के कुछ कार्यकर्ता आए जिन्हें पुलिस ने मार के भगा दिया। एक जगह तमाशा भी हुआ, लोगों की जान जाते जाते बची जब पटना के पास पप्पू यादव
आप देखिए कौन लोग क्या क्या इस देश के अंदर इसको झेलना पड़ता है। पप्पू यादव के कुछ गुंडे ट्रैक पे आ गए और वो जबरदस्ती वो ट्रेन को रोकने लगे, उधर से ट्रेन भी आ गई और दोनों ही ट्रैक्स पे अचानक से वो ट्रेन आ गई। किसी तरीके से वहाँ की जो पुलिस जो वहाँ पे जो सब कुछ देखभाल कर रही थी, उनकी सूझबूझ की वजह से लोगों की जान बची है। तो आप देखिए कि जो राकेश टिकैत कल तक दम भर रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जो स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि भाई अभी यहाँ गाजीपुर में लोग इसलिए नहीं हैं कि हम लोग आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। दरअसल ये किसान आंदोलन तथा कथित ये किसान संगठनों का ये जो फर्जीवाड़ा था, अब ये अपने आप अपनी मौत मर रहा है। इसे न किसानों का समर्थन है, इसे न जनता का समर्थन है, और तो और जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं कि जिन खालिस्तानियों के हाथों ये किसान नेता अपने देश को बेचने को बेकरार थे, जिस तरीके से ये पाकिस्तान के गोदी में बैठ के हिंदुस्तान के खिलाफ एक मुहिम चला रहे थे, उसका ये हिस्सा बन गए हैं। इससे तो जो भी बची खुची इनकी इज्जत थी वो भी मिट्टी में मिल गई है। यानी कि राकेश टिकैत के सभी दावे पूरी तरह खारिज होते नजर आए और ये रेल रोको अभियान भी पूरी तरह फ्लॉप हो गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल का दौरा किया। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई, साथ ही नामखाना में चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर सभी मछुआरों को 6,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। शाह ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं को मार गिराया है। इसके साथ ही फिर एक बार शाह की मौजूदगी में बंगाल में जय श्री राम के नारे लगवाए गए। साथ ही बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही सीएए का कानून लागू किए जाने का ऐलान भी किया गया है। डॉक्टर मनीष, क्या मायने हैं अमित शाह के इस दौरे के और क्या असर पड़ा होगा टीएमसी पर इसका? अमित शाह के हुंकार से टीएमसी के अंदर उसको कह सकते हैं आप कि बिल्कुल दहशत है। वो दहशत इसलिए है क्योंकि आज वो जिस जगह पे थे वो तृणमूल का गढ़ माना जाता है, और वहाँ पे अमित शाह ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, जो आरोप लगाए और जिस तरीके से वहाँ वो पैदल सड़क पे चले हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल अब 7वें आसमान पे पहुँच गया। 3-4 जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो वहाँ पे अमित शाह ने कही, वो उसमें सबसे अहम है कि उन्होंने आज पहली बार इस बात को कहा है कि सरकार बनते ही अगर बंगाल के अंदर में बीजेपी की सरकार आती है तो सरकार आते ही वो बंगाल में सीए का कानून लागू करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि जो एम्फान के लिए जो पैसे भेजे गए थे उसमें जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हुई है उसकी जांच कराई जाएगी और सबको पनिश किया जाएगा। ये जो तृणमूल के गुंडों ने जो सब पैसे खा लिए उसे बाकायदा पनिश किया जाएगा। तीसरी जो और भी अहम बात है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए कि उन्होंने 130 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की मौत के बारे में उन्होंने कहा कि इनकी जो जान गई है वो बेजा नहीं जाएगी, और इनके ऊपर जो हथियार जिन लोगों ने चलाए हैं, जो लोग इसके गुनहगार हैं, अगर वो पाताल लोक में भी अगर छिपे होंगे तो सरकार बनने के बाद उन्हें पाताल से ढूंढ के बाहर निकाल कर बंगाल की वो बीजेपी सरकार उन्हें पनिश करेगी। कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की जो 1-to-1 टक्कर हो रही है उसमें ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल वहाँ पे एज मिला हुआ है। यानी कि अमित शाह की इस हुंकार से ममता बनर्जी पूरी तरह से दहल उठी हैं। उधर जिस अंबानी अडानी को लेकर विपक्ष अब तक मोदी सरकार पर निशाना साधता नजर आ रहा था, उसी विपक्ष ने दिघी पोर्ट अडानी ग्रुप को बेच डाला। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 705 करोड़ रुपए में दिघी पोर्ट लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। दिघी पोर्ट महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के राजपुरी क्रीक के किनारे स्थित है। अडानी पोर्ट्स ने कहा है कि कंपनी इस पोर्ट को महाराष्ट्र के लिए वैकल्पिक गेटवे के तौर पर विकसित करने में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी। डॉक्टर मनीष, अब तक तो मोदी सरकार को बोला जा रहा था कि वो अंबानी अडानी के लिए काम करे, अब उसी विपक्ष ने ये सौदा किया है। देखिए, राहुल गांधी की राजनीति एक अल्हड़ किस्म की राजनीति है। बिना पढ़े लिखे शख्स की जो बात होती है, आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से वो लगातार ये हम दो हमारे दो, तो प्रधानमंत्री के 2 दोस्त, ये सरकार 2
इंडस्ट्रियल हाउस के लिए ही ये सरकार चल रही है, ये दो ही पूरे सरकार को चला रहे हैं, ये अडानी अंबानी ही सब कुछ चला रहे हैं। और तो और आप देखिए जिस तरह से टूल किट के मसले में ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ था कि अडानी अंबानी का नाम लेना है। तो ये जो हम दो और ये हमारे दो, इस केस में जो महाराष्ट्र के अंदर रायगढ़ जिले में जो दिघी पोर्ट है, इस केस में तो हम दो हो गए, उद्धव और राहुल गांधी, और हमारे दो तो इनके वही पुराने अडानी अंबानी। आपके रिश्ते हिंदुस्तान के अंदर में अगर क्रोनी कैपिटलिज्म का कोई जनक है किसी पार्टी, तो वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आज हिंदुस्तान के अंदर में अंबानी का इतना बड़ा नेटवर्क है, वो उसकी वजह है कांग्रेस पार्टी। आज अडानी को सबसे पहले किस सरकार ने हिंदुस्तान में सरकारी ठेका दिया या काम दिया, तो वो है कांग्रेस पार्टी। मतलब ये कि सारे कुकर्म आप करो और जब राजनीति करनी हो तो आप दूसरे के ऊपर जो है ठीकरा फोड़ दो, ये घटिया राजनीति है। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर आजकल जेएनयू के कुछ प्रोफेसर्स, जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो नशा वो चढ़ के बोल रहा है। इसलिए आजकल उनकी भाषा एक कांग्रेसी की नहीं बल्कि एक नक्सली की हो गई है, जो हिंदुस्तान के अंदर में अराजकता फैलाना चाहता है। यानी कि दिघी पोर्ट के सौदे के बाद उद्धव सरकार का असली चेहरा उजागर हो गया है। वहीं श्रीलंका में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। दरअसल इमरान अगले सप्ताह श्रीलंका की संसद में बोलने की तैयारी में जुटे थे और इस बीच अचानक प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। माना जा रहा है कि श्रीलंका ने यह कदम इसीलिए उठाया क्योंकि इमरान खान इस मौके का दुरुपयोग करते हुए कश्मीर पर बोल सकते थे। हालांकि अधिकारियों ने पाकिस्तान को इसके लिए कोरोना संबंधी प्रतिबंधों को वजह बताया है, लेकिन असल में सरकार ने इस बात पर दोबारा विचार किया है कि अगर इमरान खान अपने भाषण में कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं तो इसका क्या असर होगा। डॉक्टर मनीष, बहुत बड़ी बेइज्जती यहाँ पाकिस्तान की हुई है, इमरान खान की हुई है। क्यों श्रीलंका ने ऐसा कदम उठाया? देखिए, पाकिस्तान इसी के लिए बना ही है, बेइज्जत होना उनकी नीति है। और नीति इसलिए भी है कि ये एक पिद्दी सा देश है और ये हर चीज़ में भारत का मुकाबला करना चाहता है। और इमरान खान की दिक्कत ये है कि वो प्रधानमंत्री जो करते हैं उनको चाहिए कि भाई वो भी उसी तरीके से करें। वो दरअसल एक नकलची शख्स हैं। और ये जो पार्लियामेंट के अंदर भाषण देने की बात है, तो 3-4 साल पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के दौरे के लिए श्रीलंका गए थे और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही शानदार भाषण पार्लियामेंट में वहाँ पे दिया था श्रीलंका के। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ये अवसर इसलिए दिया जाता है क्योंकि हिंदुस्तान एक वाइब्रेंट, एक डायनेमिक डेमोक्रेसी है। यहाँ पे एक चलता फिरता, एक इसको कह सकते हैं कि सजीव प्रजातंत्र है और उसके लीडर को पूरी दुनिया में इस चीज़ के लिए बुलाया जाता है, चाहे इंग्लैंड का पार्लियामेंट हो या फिर यूएसए का सेनेट हो, हर जगह प्रधानमंत्री भाषण दे चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान को क्यों कोई बुलाए? ये तो आर्मी के द्वारा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का डी नहीं है, वहाँ पे तो सब कुछ आर्मी के हाथ में कंट्रोल में है। तो ऐसे में ये इज्जत तो वैसे भी नहीं बख्शनी चाहिए। लेकिन श्रीलंका के साथ दिक्कत क्या हुई कि ये दरअसल वहाँ जाते तो अपनी जो आजकल उनका जो खालिस्तान और आरएसएस, बीजेपी, मोदी, अगर इस तरह की अगर वो भाषण दे दिए होते तो भारत के साथ श्रीलंका के रिश्ते जो है वो ख़राब हो सकते थे। श्रीलंका इस चीज़ को जानता है कि वो अपने अलग अलग दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ती तो रख सकता है, लेकिन श्रीलंका की जो संसद है वो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का कोई स्टेज नहीं बन सकता है। और इसलिए इमरान खान को आईना दिखाया गया कि आपको जो कुछ भाषण देना है उसके लिए आपका अपना पार्लियामेंट है, उसी के अंदर आप भाषण दें। किसी दूसरे देश में या हमारे देश में आकर हमारे पार्लियामेंट को जो है वो बदनाम ना करें, और इसलिए उनको ये आईना दिखाया गया है। यानी कि इमरान खान को पूरी दुनिया में तो मुंह की खानी ही पड़ी है, साथ ही अब श्रीलंका ने भी उन्हें ठेंगा दिखा दिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।